नमस्कार, मैं हूं दिनेश। कार्यक्रम में कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आज हम हैं जिला सीहोर के गांव कोलांस कला में। किसान भाइयों, समय चल रहा है रबी मौसम का, और इस समय हम आज आपको जानकारी देंगे कि उद्यान की फसलों में कौन कौन से सामयिक कार्य करना चाहिए। मैं आपसे परिचय करा देता हूं कि हमारे साथ हैं उद्यान के विशेषज्ञ डॉक्टर जिनेंद्र कुमार कनौजिया जी। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ मेरे पास में अर्जुन सिंह जी राजपूत, आप श्यामपुर गांव के हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और एक किसान भाई और हमारे साथ हैं नीलकंठ से हैं दिनेश जी वर्मा, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं कनौजिया साहब से ये जानना चाहूँगा कि उद्यान की फसलों में कौन कौन से रबी मौसम में सामयिक कार्य करना चाहिए। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, सब्जी की जब हम बात करते हैं और रबी मौसम की जब सब्जियों की बात करते हैं तो हमने देखा है कि एक ऐसा मौसम होता है कि सब्जियों की, ताज़ी सब्जियों की, चाहे हम पत्तीदार सब्जियों की बात करें, फल वाली सब्जियों की बात करें या कंद वाली सब्जियों की बात करें, सभी सब्जियों की बाज़ार में भरमार होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसा समय है जब हम सभी को पर्याप्त मात्रा में अपने भोजन में सब्जियों की उपलब्धता होती है। अब इन सब्जियों की जो उत्पादन है, ये उत्पादन हमारे किसानों के द्वारा किया जाता है। बेशक सब्जियों का उत्पादन प्रति इकाई दर चूँकि अधिक होता है और इनमें पोषक तत्वों की या रसायनों की अधिक उपयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप एक चीज़ ये भी देखने को आ रही है कि हमारे सब्जी उत्पादक जो किसान भाई हैं, ये निरंतर एक ही स्थान पर सब्जियों के उत्पादन करते चले जा रहे हैं, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है, बल्कि जो रसायनों का उपयोग है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और सब्जियों में रसायनों का एक स्तर के बाद अधिक उपयोग ये हमारे उपभोक्ताओं के लिए, मानव समाज के लिए घातक बनता जा रहा है। और जैसा कि कई बार हमारे उपभोक्ता और किसान भाई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये बात को पढ़ते हैं कि सब्जियों में बहुत ही घातक और ख़तरनाक रसायनों का उपयोग किया जा रहा है और उसके उपभोग से कई प्रकार की बीमारियां जो है पैदा हो रही हैं। तो वर्तमान में जो हमारी सब्जियां हैं, ख़ास तौर से रबी मौसम में, जो कि सबसे सुरक्षित सब्जियां मानी जाती हैं, और सब्जियों का जो हमारे स्वास्थ्य में, मानव समाज के स्वास्थ्य में सबसे अहम भूमिका है। चूँकि ये सब्जियां प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, मिनरल्स मतलब जो खनिज हैं, विटामिन्स हैं, उनसे भरपूर होती हैं। हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए सब्जियों की अपनी एक विशेष स्थान है, और इनका जो बेहतर उत्पादन है वो भी बहुत साफ सुथरा हो, मतलब कम से कम रसायनों पर आधारित हो, जिससे उसका उपभोग जब हम लोग करें तो हमारा स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य बेहतर हो, ना कि स्वास्थ्य में गिरावट हो। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो उनको हमें, हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखना है। ख़ास तौर से सब्जियां, जैसा हम जानते हैं कि चूंकि उनकी उत्पादन की क्षमता अधिक होती है तो उनके पोषण की मांग भी अधिक होती है, और उस पोषण की पूर्ति के लिए हमें समन्वित तरीके से पोषण प्रबंधन की आज वर्तमान में आवश्यकता है, जिसमें मुख्य रूप से हम रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ हमारे जो जैविक खाद हैं, कंपोस्ट की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हम जीवामृत के रूप में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। अन्य जैविक जो उत्पाद हैं जो कीट और रोग प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके उपयोग की भी आज ज़रूरत बढ़ती जा रही है। इनमें मुख्य रूप से फेरोमोन ट्रैप्स हैं, स्टिकी ट्रैप्स हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, कुछ ऐसे फफूंद जनित उत्पाद हैं जो कई प्रकार की बीमारियों को रोकते हैं। ट्रैप क्रॉप्स हैं, मतलब हम अपनी सब्जी की खेती में कुछ ऐसी फसलों का भी समावेश करते हैं कि मुख्य फसल में कीट प्रकोप ना होकर जो ट्रैप क्रॉप के रूप में हम फसल लगाते हैं उस पर कीट लगते हैं, और उसी पर हम दवाइयों का छिड़काव करके कीट नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो जो कीट और रोग प्रबंधन की जहाँ तक बात है, वहाँ पर भी हमें समन्वित तरीके से, समन्वित विधि से, तकनीक से रोग एवं कीट प्रबंधन करने की आवश्यकता है।
सिंचाई जल हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब्जी चूँकि लंबी अवधि की मतलब फसलें होती हैं, कुछ फसलें बेशक जो पत्तीदार सब्जियां हैं वो कम समय की होती हैं, अन्यथा हम बात करें मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसी जो हमारी फसलें हैं, या हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, या कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं, इनकी जो अवधि है काफ़ी लंबी होती है, इनके पानी की मांग भी अधिक होती है। इसलिए पानी का जो उपयोग है हमारी इन सब्जी वर्गीय फसलों में, उसको भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ही चतुराई के साथ आज उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि दिनों दिन जो हमारा जल है, सिंचाई जल है, जो भूमिगत जल है, उसमें बड़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ तक संभव हो हमारे किसान भाई टपक विधि, जो हमारा ड्रिप सिंचाई का विधि है, उस विधि को उपयोग में लाएं। स्प्रिंकलर विधि को वो अपनी सब्जी के उत्पादन में उपयोग में लाएं। ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता है। और दिनों दिन सब्जियों की मांग बढ़ती जा रही है, खास तौर से ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, मतलब असमय होने वाली जो सब्जियां हैं, उनके चूंकि बाज़ार में उनकी कीमत अच्छी होती है, तो हमारे जो युवा किसान साथी हैं वो संरक्षित खेती करके, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जिसको कि हम पाली हाउस के रूप में, नेट हाउस के रूप में देखते हैं और जानते हैं, उन विधियों को अपनाकर कम क्षेत्र फल से हमारे किसान भाई आप सीजन सब्जियों का उत्पादन करके बाजार में उसका विक्रय करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। दिनेश जी, किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनका मैं एक बार फिर परिचय करा देता हूं। कृषि विज्ञान के निछावर से हैं डॉक्टर जे.के. कनौजिया साहब, आपका फिर कार्यक्रम में एक बार स्वागत है। उनके पास हैं दिनेश वर्मा जी, सफल किसान, उनका भी स्वागत है। मेरे पास बैठे हैं अर्जुन सिंह जी राजपूत, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे पास में अर्जुन जी, उनसे पूछेंगे। अर्जुन जी, आप बताएँ कि इस समय आपके खेतों में कौन कौन सी फसल हैं और क्या फसल की क्या अवस्था है? मेरे खेतों में तो सभी तरह की सब्जियां तो हैं, पूरी आलू, प्याज, लहसुन, मिर्ची, भट्टा, यानी कि मेरा खाने की जितनी भी चीज़ें हैं मैं पूरी ऑर्गेनिक ही करता हूँ। क्योंकि बाज़ार से तो मैं 2016 में ऐसे बंद कर दिया। अब पूरा मेरे पास में ऑर्गेनिक खाने का है, अनाज से लेके नहीं सारी चीज़ें। तो जी, आप जैविक खेती के बारे में बताएं, कैसे होती है, कितनी ज़मीन में आज जैविक खेती कर रहे हैं? जैविक खेती तो क्या है कि ये सारी चीज़ें अपना अपना अनुभव से होती है। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी कर रहे हैं हम, पर ये क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है, कल्चर डालना पड़ता है, गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये इस तरह की चीज़ें डालना पड़ती है। तो वर्मी कंपोस्ट, जैसे आप सब्जी की खेती, इस समय सब्जी की बात चल रही है आज, तो सब्जी की खेती के लिए कैसे उसको खाद का उपयोग कैसे करते हैं? वर्मी कंपोस्ट खाद है ना, जो उसमें गोड़ में रख देते हैं हम, जो खाद, जो DAP, इनकी जगह पे हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। क्या जुताई के पहले या बाद में देते हैं खाद? जुताई के पहले भी, फिर वो पौधा लगाते हैं ना, जब भी देना पड़ता है अपने को। और जीवामृत तो फिर अपन पानी के साथ चलाते रहते हैं। ये जीवामृत क्या होता है, इसके बारे में बताएं। जीवामृत ये क्या है, ये जो रासायनिक खाद की पूर्ति करता है। हाँ, ये पूरे जो पोषक तत्व है ना, जीवामृत में मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे किसान भाई बाजार से टॉनिक इत्यादि लेके आते हैं, लेकिन जीवामृत जैसी ऐसी एक वस्तु, ऐसा पेय रहता है जिसको छिड़काव करें तो पोषक तत्व की पूर्ति होती है, टॉनिक की पूर्ति होती है। डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि जैविक खेती के लिए किसान भाइयों को, जैसे उसके पास पशुपालन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, तो कैसे करें और जैविक खेती? देखिए दिनेश जी, अभी हमारे किसान साथी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जीवामृत की बात की। जीवामृत एक ऐसा उत्पाद है हमारी जैविक खेती का, जिससे हम न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा लेते हैं, साथ ही साथ फसल में जो लगने वाले रोग हैं, जो फफूंद जनित या जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं, उन पर भी हम काफ़ी हद तक उनका प्रबंधन कर लेते हैं। और ये एक ऐसा उत्पाद है कि जिसमें ना केवल मतलब बहुत ज़्यादा
पशु के जो बाई प्रोडक्ट हैं, चाहे गोबर या हम गौमूत्र या उसकी बात करें, जैसे कि अन्य कंपोस्ट की खादें जब हम तैयार करते हैं तो उसमें हमें अधिक मात्रा में गोबर की आवश्यकता होती है। आपने कहा अगर गोबर की कमी है तो इसके लिए एक विकल्प है हमारा जीवामृत। जीवामृत को तैयार करने के लिए हमें एक 200 लीटर पानी का ड्रम लेना होता है। उस ड्रम में हम मात्र 20 किलोग्राम गाय का गोबर, देसी गाय हो तो बहुत अच्छी बात होती है, 20 लीटर गौमूत्र, उसमें 2 किलोग्राम खाने का जो गुड़ है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, 2 किलोग्राम उसमें हम दाल का आटा, कोई भी दाल हो, चाहे अरहर है, चना है, मूंग है, मसूर है, जितनी भी कोई भी दाल का आटा वो हो सकता है। ये सारी सामग्री को हम उस 200 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल देते हैं और इस घोल में हम अपने खेत की उपजाऊ मिट्टी की 500 ग्राम 1-2 मुट्ठी मात्रा को भी उसमें हम मिला देते हैं। इस घोल को ड्रम को हम किसी एक छांवदार स्थान पर रख देते हैं। लगभग 5 से 7 दिनों तक लकड़ी की सहायता से हम उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सुबह शाम 2 समय हम उसको घुमा देते हैं। और घुमाने के पीछे सिर्फ ये कारण है कि जितना हम उसको घुमाएंगे उतना ही ज़्यादा संख्या में उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपनी संख्या को उतनी ही तेज़ी से बढ़ाते हैं। लगभग 5 से 7 दिनों में ये जो घोल है जिसमें हमने गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, दाल का आटा और मिट्टी मिश्रित की हुई है, ये घोल जीवामृत के रूप में तैयार हो जाता है। जीवामृत मोटे तौर से अगर हम बात करें, ये असंख्य सूक्ष्म जीवों का एक पुंज है, एक गुच्छा है, जो हम जब अपनी खेती में इसको बुआई के समय फसलों पर हम छिड़काव के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई कम गोबर में, कम पशु आधारित अवशेषों पर न निर्भर होकर कम मात्रा में भी इनकी अगर उपलब्धता हमारे पास में है तो जीवामृत जैसा उत्पाद बनाकर न केवल हम हमारी मिट्टी को बेहतर कर सकते हैं बल्कि फसलों में लगने वाले जो कई प्रकार के रोग हैं उनको भी हम आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, आप अपने घर पर रहकर जैविक पद्धति से जीव अमृत जैसे टॉनिक बनाकर अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी वर्गी फसल हो या फिर आप और कोई सी फसल बो रहे हों। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनका मैं एक बार फिर परिचय करा देता हूं। कृषि विज्ञान के निछावर से हैं डॉक्टर JK कनौजिया साहब, आपका फिर कार्यक्रम में एक बार स्वागत है। उनके पास हैं दिनेश वर्मा जी, सफल किसान, उनका भी स्वागत है। मेरे पास बैठे हैं अर्जुन सिंह जी राजपूत, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ एक और सफल किसान है, हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि एक सफल किसान के लिए सब्जी, पशुपालन और जी जो फसलें उनको पैदावार लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए किसानों को और आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं सबसे पहले एक स्लोगन हमारे पूर्वजों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। इस स्लोगन को लेकर हमको चलना है। तो सर्वप्रथम अपने परिवार का ध्यान रखते हुए लगभग हमको एक व्यक्ति किचन गार्डन के रूप में जिस चीज़ को मानते हैं, हमने उसको नाम दिया संपूर्ण पोषण आहार वाटिका। उस संपूर्ण पोषण आहार वाटिका को नाम देते हुए जितने प्रकार के फलदार पौधे हमारे क्लाइमेट में, हमारे क्षेत्र में सर्वाइव कर जाते हैं, उस सारे पौधे उस वाटिका के अंदर लगाए हैं। और हर सीजन में आने वाली जो सब्जियां हैं वो सब्जियां भी उसके अंदर लगाते जाते हैं। सीजन के अलावा उसको आउट सीजन नहीं जाना, नहीं तो कीट पतंग उसमें अत्यधिक मात्रा में लगेंगे। और दूसरा उपक्रम ये चला रहे हैं कि देसी जो गाय साहिवाल है उसका उपक्रम चलाकर
संवर्धन संरक्षण के साथ में उसकी मार्केटिंग दूध और उससे जो अन्य उत्पाद हैं वो कर रहे हैं। अब इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि जो समय की आज मांग है, जो मिलावट चरम पर है या उत्पादन की कमी है या खपत ज़्यादा है, अब मैं अपने हिसाब से करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने विशेषज्ञ से भी ये जानना चाहूँगा कि बाकी हमारे किसानों को आपका मार्गदर्शन मिले कि हमारी तर्ज पर या कृषि विज्ञान के तर्ज पर वो भी कैसे बीमारियों से बच पाए। जरूर जानेंगे। हाँ। लेकिन अपने बारे में और बताएं, और क्या क्या खेती करते हैं आप? मेरे पास 3.5 एकड़ भूमि है और 3.5 एकड़ भूमि में लगभग ये मानिए कि 2/3 भूमि में तो गायों का चारा लग जाता है। आधे एकड़ भूमि में अपने लिए पोषण आहार वाटिका का निर्माण किया है। अपने सेवन करने के बाद जो भी उत्पाद बचता है अपने उपभोक्ताओं को वितरित अच्छे दामों में उसको कर देते हैं। और वर्ष भर क्योंकि पानी हमारे पास परिपूर्ण नर्मदा जी का जो जल है उसके माध्यम से 12 महीने पानी रहता है, तो मूंग की, मक्का की और सोयाबीन की वर्ष भर खेती करते रहते हैं। गायों का जो गोबर होता है उसका सदुपयोग कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी सहायता लेते हुए वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया गया है। तो हमारी ज़मीन में जितना उपयोग उस खाद का लगता है उसके बाद बचा हुआ उसको भी हम दूसरे किसानों को जैविक खाद के रूप में सेल आउट कर देते, तो हमारे अलग से गोबर से आमदनी आ जाती है। तो वो एक दूसरे किसानों के लिए एक परेशानी का कारण होता है कि गोबर को क्या करें, जगह नहीं है, तो वो भी एक फायदे का सौदा हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये छोटे किसान हैं, ये छोटे किसान अपनी कम भूमि पर कितने बढ़िया ढंग से अपने घर गृहस्थी चला रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पशुपालन काम करें, सब्जी उत्पादन का काम करें या फिर जो खाद्यान्न फसलें उनकी पैदावार करें। कन्हौजी जी साहब, जैसा कि दिनेश जी वर्मा ने आपसे सवाल किया, पहले उनको संतुष्ट करें। देखिए, दिनेश जी ने वास्तव में जो उनका सवाल है वो अपने जो अन्य ग्रामीण युवा साथी उनके हैं उनको लेके शायद काफ़ी उनकी चिंताएं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गांवों में एक छोटे किसान होते हुए भी गिर गाय के जो संरक्षण संवर्धन की बात की और उनके जो उत्पाद उनके पास हैं दूध के रूप में, घी के रूप में, वो तो वहाँ अपने स्थानीय उपभोक्ताओं तक वो पहुँचा ही रहे हैं। दूसरे, वो जो पशु का निकला हुआ अवशेष है, जो गोबर है, उसका भी वैल्यू एडिशन वर्मी कंपोस्ट के रूप में करके उसका भी विक्रय कर लेते हैं। और जो उनकी अपनी खेती बाड़ी है, जो 3.5 एकड़ रकबे की बात कही है, कि उसमें अपने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके अनावश्यक जो बाजार से वो रासायनिक उर्वरक या दवाइयाँ मतलब क्रय करते हैं, उसमें भी उन्होंने काफ़ी बचत की। तो एक चक्र है जो उन्होंने खुद परिभाषित किया और इस को अन्य किसान भाई भी देख सकते हैं। हो सकता है किसी अन्य भाई का, अन्य किसान उनके साथी का मॉडल पशु आधारित ना हो के सब्जी आधारित हो सकता है। किसी हमारे युवा साथी का बागवानी आधारित वो कृषि का मॉडल हो सकता है। कुछ हमारे युवाओं का मछली आधारित कृषि का मॉडल हो सकता है। तो अगर हमारे युवा साथी, ग्रामीण युवा साथी इस तरीके की अपनी एक थीम को तय करके अपने कृषि कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक है उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब बताएं, कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिनसे किसान भाई बाजार में बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत हो? बिल्कुल दिनेश जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अब रबी मौसम की सब्जियां भी लगभग ख़त्म होने के उस पे आ रही हैं और हमारी जो जायद की सब्जियां हैं, जो गर्मी की सब्जियां हैं, उनकी रोपाई की या तो तैयारी का समय है या अब कुछ ही समय में उनकी बिजाई का समय भी आ गया। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो प्रमुख स्थान लेती हैं गर्मियों के मौसम में। और इसमें लौकी, गिलकी, तरोई, टिंडा, करेला, कद्दू, ये जितनी भी सब्जियां हैं ये हमारे आने वाले समय की सब्जियां हैं। इसके लिए किसान भाई खेतों की तैयारी करना प्रारंभ कर दें। और गर्मी में एक बरबटी, जिसको हम काउपी हमारे उसमें कहते हैं, ग्वार, मतलब एक और दूसरी सब्जी है ग्वारफली, जिसे क्लस्टर बीन के नाम से हम लोग जानते हैं, गुच्छे में फलियां लगती हैं, और भिंडी। ये कुछ ऐसी अन्य सब्जियां भी हैं जिनका भी कद्दू वर्गीय सब्जियों के साथ साथ किसान भाई उनकी बुआई कर सकते हैं, बिजाई कर सकते हैं। और गर्मी के मौसम में जब सब्जियों की कमी हो जाती है, उस स्थिति में चूँकि सब्जियों के दाम भी हमको अच्छे मिलते हैं हमारे किसान भाइयों को, तो इन सब्जियों की बिजाई का कार्य वो आने वाले 15 दिनों के उपरांत चालू कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी
बागवानी अर्थात उद्यानिकी अर्थात सब्जी से संबंधित ज़्यादा जानकारी आज हमने आपको दी। किसान भाइयों, अब कुछ समय बाद आप गर्मी मौसम की कुछ फसलें हैं उनका आप लगा सकते हैं, जिससे आप फ़ायदा आपको काफ़ी हो सकता है। और गर्मियों में तो सब्जियों के अच्छे भाव मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी वर्मा, आप नर्मदा जी किनारे से हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी, आप जैविक खेती बढ़िया कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्रीय बजट में कृषि को प्राथमिकता, 500 किसानों ने पूसा संस्थान का किया भ्रमण। प्राकृतिक खेती में प्रदेश को अग्रणी बनाने का प्रयास। हिनौती गोधाम गो सेवा का बनेगा उत्कृष्ट उदाहरण। और गांव-गांव किसान खेत पाठशाला का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-2026 के आम बजट में कृषि क्षेत्र को प्रथम इंजन बताया है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए पिछले बजट से 10% अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए किसानों की कृषि ऋण सीमा किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, मखाना बोर्ड, कपास उत्पादन वृद्धि के लिए 5 वर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके अलावा उच्च पैदावार देने वाले बीजों का राष्ट्रीय अभियान, असम के नाम रूप में नए उर्वरक संयंत्र की स्थापना एवं डेयरी किसानों के लिए ऋण सुविधा में वृद्धि की गई है। सब्जियों और फलों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष अतिथि के तौर पर देश भर से गणतंत्र दिवस उत्सव में आमंत्रित किए गए 500 किसानों ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में भ्रमण किया। ये किसान भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे किसान उत्पादक समूह, किसान सम्मान निधि व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के लाभार्थी थे। पूसा संस्थान के संपूर्ण अनुसंधान प्रक्षेत्र में चिन्हित 16 क्लस्टर का भ्रमण उन्हें कराया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी सभी स्थानों में मौजूद थे। उन्होंने किसानों को संबंधित तकनीकों की जानकारी भी दी। प्रदेश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। जैविक एवं प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। खेती की इस पद्धति को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए क्लस्टर स्थापित करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश जैविक खेती में अग्रणी रहे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जैविक एवं प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में रेशम उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन का कार्य भी किया जा रहा है। कृषकों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा का हिनौती गोधाम गोवंश संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा। देश प्रदेश के लोग इसे देखने आएंगे। उन्होंने 2100 गोवंश के लिए जन भागीदारी से निर्मित अस्थायी गो शेड का लोकार्पण भी किया। श्री शुक्ल ने कहा कि गोधाम में 25,000 गोवंश के संरक्षण के लिए स्थायी शेड बनाए जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर जन भागीदारी से अस्थायी शेडों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि हिनौती में मास्टर प्लान के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिला प्रशासन द्वारा नरवाई में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने एवं नरवाई में आग लगने के दुष्परिणामों से बचाने के लिए किसान खेत पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में संतुलित उर्वरक प्रबंधन कर खेती से शुद्ध आय में वृद्धि करने एवं ग्रीष्मकालीन मूंग फसल में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए जिले के प्रत्येक ग्राम में निरंतर किसान खेत पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उप संचालक कृषि JR हेडाऊ ने बताया कि गेहूं फसल की कटाई के बाद किसानों द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की बोवनी की जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि फसल के अवशेष या नरवाई जलाकर नष्ट करने की अपेक्षा उनका उचित प्रबंधन कर भूमि की उर्वरा शक्ति एवं पर्यावरण को प्रभावित किए बिना अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। नरसिंहपुर जिले के करकबेल गांव में गेहूं की खड़ी फसल इल्ली के प्रकोप से सूखकर गिर रही है। बालियां भी सूख रही हैं। हल्का खींचने पर गेहूं की बालियां हाथ में निकल कर आ रही हैं। करकबेल के किसान चंद्रभूषण सोनी की शिकायत पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर GK कोतू एवं कीट शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर AB दास के निर्देश पर कृषि वैज्ञानिकों का एक दल करकबेल भेजा गया है। उपस्थित दल ने फसल का निरीक्षण किया और बताया कि गेहूं में पिंक स्टेम
टेम बोरर इल्ली का प्रकोप बना हुआ है, जिसके कारण फसल की बाली कमजोर हो रही है। इसके उपचार के लिए वैज्ञानिक दल ने ट्राइक्लोरोफेन 300 ग्राम प्रति एकड़ या कोई भी सिस्टमिक कीटनाशी छिड़कने का सुझाव दिया है। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग के लिए प्रोपिकोनाजोल 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने का सुझाव दिया गया है। फफूंदी नाशक और कीटनाशक को मिलाकर छिड़काव न करने की सलाह दी गई है। फसल निरीक्षण के समय गांव के अन्य कृषक भी उपस्थित थे। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में आज फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, सब्जी एक ऐसी फसल होती है जो उत्पादन करने वाला, बेचने वाला और खाने वाला तीनों को फायदा होता है। इसलिए सब्जी उत्पादन को आप जैविक पद्धति से करें तो इससे स्वास्थ्य पर भी विपरीत नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में किसी अगले गांव से ऐसी ही नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।